हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आपको पता ही होगा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो भी देखा होगा, और नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने तो है समथिंग, तो आप अच्छे से तैयारी कर ले जाओगे। ठीक है, अब आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, ये कौन सा सेट है हमारा? दूसरा। और हमारा टारगेट भी देखो यही है कि मैथ में आप 25 में से 25 सही कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ो, क्योंकि मजा ही तब है जब मैथ और रीजनिंग में आप दोनों के मिलाकर 55 क्वेश्चन आते हैं, तो 55 में से 55 ही करो। ठीक, अब 55 में से 55 ना हो सके तो 50 प्लस तो करो ही, पर टारगेट तो होना चाहिए कि पूरे के पूरे करें हम मैथ और रीजनिंग में, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, तभी मतलब होगा क्लास लेने का। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है कि आप 25 में से कितने सही कर पाए। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो सारे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कुछ नए क्वेश्चन है, सब वही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, को ग्रुप डी का एग्जाम में लगभग 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के होते हैं, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई कर ले जाएगा। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 25 के 25 सही करके आओ। करो फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें बोला है कि हमें ए रेशो बी दिया है, ठीक, और बी रेशो सी दिया है। हमें क्या निकालना है? ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। देखो, ए अपॉन बी जो दिया है वो दिया 2/3। ठीक है, और बी अपॉन सी दिया है हमें 3/4। करने के तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसके, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बी 3 है, यहाँ भी बी 3 है, तो इसका मतलब ये रेशो ऑलरेडी मेंटेन है, आपको इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी। ठीक, यानी ए 2, बी 3 और सी 4। बस ये निकल गया ए रेशो बी रेशो सी, जो कि किस में है? ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो सेकंड क्वेश्चन। देखो, इसमें बोला है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम से 3 गुनी थी? देखो, ऐसा तो आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है कि राम की आयु है जो 55 वर्ष, ठीक, और जो सोम की आयु है वो है 25 वर्ष। अब इसने क्या बोला? कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुना थी। मानो x वर्ष पहले, ठीक, x वर्ष पहले इसकी आयु राम की वो 3 गुनी थी सोम की आयु से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो 55 माइनस एक्स, 3 25 थी 75 माइनस 3x। ठीक है, देखो x इधर जाएगा, सॉरी माइनस के 3x से इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का x, तो इधर कितना बचेगा? 2x। 55 जाएगा इधर, 75 में से जब हम 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 20। ठीक, 2 से अगर मैं काटूंगा 20 को तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू 10। तो 10 वर्ष पहले कह सकते थे कि राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी थी 10 वर्ष पहले। ठीक है, आप चाहते तो ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते थे, वो कैसे देखो मैं बताता हूँ। चलो, पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, अगर मैं 55 में से 7 घटाऊंगा तो आएगा 48। ठीक है, और 25 में से 7 घटाऊंगा तो आएगा 18। तो 3 गुनी होनी चाहिए, ये 3 गुनी है नहीं है, 18 3 54 होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। जब हम दूसरा ऑप्शन उठाते 10 वर्ष, 55 में से 10 जाएंगे तो 45। ठीक, अब 25 में से 10 जाएंगे तो 15। आप देख सकते हैं 15 का 3 गुना है ये, तो ये है 15 3 45, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। करो थर्ड थर्ड क्वेश्चन। देखो, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपए का निवेश करता है। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो देखो, 6 वर्ष बाद 7.5 प्रति वर्ष, 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 42 3 45, तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 45% है। ठीक है, हमें बताना 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, तो मतलब 145% का मान बताना है। तो पीछे या पहला ब्याज निकाल दो, मर्जी आपकी है, जैसे 7500 है ये,
मैं बिल्कुल बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि हर एक कैंडिडेट के समझ में आए। ठीक, 45/100। पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो एक खत्म। ठीक, 45 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहले 5 से करता हूँ, 5 जीरो जीरो, 5 पंजे 25 की 5 का हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37। ठीक, और हमारा अब क्या बचेगा, 9 और बचेगा। अगर मैं 9 की भी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 9 जीरो जीरो, 9 पंजे 45 को 5 का हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 को 7 का हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33। तो ये क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। हमें बताना 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन बताना। तो इसमें जोड़ दूंगा 75 में, जब 33,000 यानी 75,000 में, चलो जोड़ देते हैं, यानी 75,000 में 33,750, ये हमें जोड़ना है। तो 0 5 यहाँ 7, 5 3 8 और 7 3 10, ये आना चाहिए। ठीक है, ये रहा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। करो फोर्थ क्वेश्चन। और देखो ग्रुप डी के एग्जाम में टाइम बहुत होता है, तो ऐसा नहीं कि वहां आप ट्रिक वगैरह यूज करोगे, नहीं, अगर आप बेसिक से भी क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तब भी हो जाएंगे। बस आप पर क्वेश्चन आने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, 2 और 4, ठीक, दोनों से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 2 अंक की संख्या बतानी है हमें कितनी होंगी जो 2 से भी 4 से भी विभाज्य हो जाए। देखो 2 और 4 से विभाज्य का मतलब है, अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लेऊंगा तो 4 ही आएगा, तो वो जो संख्या हो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, यही बोला है। ठीक, 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो हमें वो बताएं 2 अंक की संख्या कितनी है जो 4 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखो 2 अंक की संख्या पहले तो 12 ही हो जाएगी। ठीक, और मैं फिर 12 में 4 जोड़ूंगा 16, तो इसी प्रकार होती होती जो लास्ट संख्या रहेगी 2 अंक की, 100 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो वो 96 हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी, तो ये बतानी है कितनी संख्या होंगी। तो बस अब बता सकते हैं। देखो मतलब समांतर श्रेणी का वो बन गया क्वेश्चन। 96 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा, यानी कि 96 में से 12 घटाएंगे, डिवाइड करेंगे कितना, 4 से, क्योंकि 4 4 का गैप है, अब प्लस 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल आता है यहाँ से, यानी कि ये कितनी संख्या है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं, फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब लास्ट की संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, और उसमें मैं +1 जोड़ दूंगा, तो जितने भी हमारी संख्या वो निकल जाएंगे कितनी है। तो बस देखो 96 में से अगर 12 जाएंगे, यानी कि 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक, 9 में से 1 जाएगा 8 और अपॉन 4 +1। ठीक है, 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 21 +1, 21 और 1 22, तो 22 आना चाहिए। तो 22 किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ होते हैं, सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। कीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग 9 है, तो b का मान ज्ञात करना है। देखो आपने पढ़ा होगा, यानी कि जैसे इस प्रकार कोई भी इक्वेशन है हमारी, ax² + bx + c, ठीक, ये हमारी अगर इक्वेशन दी है, मैं बिल्कुल कंसेप्ट भी बता रहा हूँ आपको। मूलों का जो योगफल होता है, ठीक, मूलों का योग, मूल कहते हैं रूट, ठीक है, तो यानी मूलों का योग कह सकते हैं हम, ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी कह दो, ठीक, मूल एक अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। और सेम मूलों का गुणनफल का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें तो मूलों का चलो योग की बात करिए, ऐसा तो हो सकता है मूलों के गुणनफल की बात करें, तो मूलों का जो गुणनफल होता है, ठीक, यानी अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, ठीक है। तो ए बी सी आप समझ गए, यानी x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो c होता है। ठीक, तो बस मूलों का योग 9 दिया है, ठीक, यानी मूलों का योग, उसका फॉर्मूला ये था -b/a, ठीक, यानी -b/a, माइनस का b, यह होएगा, देखो इसमें ऑलरेडी b दिया है, यानी कि -b/a, ये होता है x² का कोफिशिएंट यानी 5, ठीक, ये होगा मूल्य का
योगफल। ये कितना दिया? 9। तो हमें क्या बताना? b की वैल्यू निकालनी है। देखो 5 जाएगा इधर, यानी कि -b बराबर 9 पंजे 45। तो इसका मतलब b क्या आ जाएगा? -45 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। ठीक है, जो कि ये दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े आगे, करो छठा क्वेश्चन, करो खुद एक बार। आपको खुद करने हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं सिर्फ आपको वीडियो ही देखते रहना है, नहीं। जब तक आप कलम नहीं चलाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा मैथ में। देखो इसमें x/y दिया है 3/2, तो हमें x² + y² x² - y², ये निकालना। ठीक है, देखो यानी x/y दिया है हमें 3/2, तो हमें क्या निकालना? ये निकालना, यानी x² + y² x² - y², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं x को 3a मानूंगा, ठीक, y को 2b मानूंगा, सॉरी 2a मानूंगा, ठीक, मानो a मैंने लगा लिया, ठीक, इनके पीछे नहीं, x का हमने पूरी वैल्यू मान ली 3 है, y को 2a, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा a मानकर, क्योंकि x² है तो a² बाहर आ जाएगा, नीचे भी a² बाहर आएगा तो कट जाएगा। तो आप चाहो तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे x², x क्या 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस y², y क्या 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, x² यानी कि 9 और -4, तो 9 और 4 13, और 9 में से 4 जाएंगे 5, तो क्या आना चाहिए? 13/5 आना चाहिए। 13/5 ये रहा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े आगे, करो 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुना थी। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन। देखो आप चाहो तो इसे रेशो से भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसा इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। देखो हम रेशो से करते हैं, उससे जल्दी आंसर आएगा। 6 वर्ष पहले, अगर मैं 6 वर्ष पहले की बात करूं, ठीक, 6 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्री की आयु का जो रेशो है, यानी कि फादर, ठीक, और डॉटर, इनकी जो आयु का रेशो है, यानी पुत्री की आयु से 6 गुना थी, यानी कि अगर डॉटर की 1 है लड़की की, तो इसकी 6 हो जाएगी। यही है रेशो, ये आ जाएगा 6:1, 6 वर्ष पहले की आयु का। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक, यानी 3 वर्ष बाद फादर की आयु 3 गुना हो जाएगी। ठीक, मतलब 3 गुना हो जाएगी, मतलब अगर लड़की की आयु 1 है तो उसकी 3 हो जाएगी, तो यानी कि 3:1 है 3 साल बाद की आयु का अनुपात। अब देखो हमेशा आयु का जो डिफरेंस रहता है वो कभी भी सेम रहता है, चाहे कितने साल पहले की बात कर रहा हो, चाहे कितने साल बाद की बात कर रहा हो, अगर दो जने की आयु है उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। उसका रीजन भी है, चलो मैं बता देता हूँ। कोई व्यक्ति है, किसी के उसकी आयु है 5, दूसरा व्यक्ति है उसकी आयु है 10। अब इनका कितना डिफरेंस है? 10 में से 5 जाएगा 5, 5 है। मानो 10 साल बाद, 10 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 10 और 5 15, इसकी कितनी हो जाएगी 20। ठीक, 20 में से 15 जाएंगे, अब भी क्या आ रहा है डिफरेंस? 5। तो इसका मतलब आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। देखो यहाँ आयु का डिफरेंस कितना? 6 में से एक जाएगा 5, और यहाँ कितना? यहाँ डिफरेंस है 5, यहाँ कितना? 3 में से एक जाएगा 4, तो ये ठीक, यहाँ डिफरेंस कितना? 2। अब देखो यहाँ डिफरेंस अलग अलग है, तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा इनका, तो वो कैसे करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो अब इनका यानी 2 छिक्का 12 है, अगर मैं इसके रेशो की बात करूं 12 और 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ से इसका रेशो क्या आएगा? 5 3 15, ठीक, और 5 एकम 5। तो आप देख सकते हैं 12 और 3 15, यानी कि आयु अगर पहले फादर की 12 थी, डॉटर की बतानी है ना, चलो डॉटर की ले लेते हैं। डॉटर की पहले आयु 2 थी, बाद में कितनी होगी? 5, यानी कि 3 से बढ़ी है। लेकिन एक्चुअल आयु कितने वर्ष बढ़ी है? 6 वर्ष पहले की आयु थी ये, और ये 3 वर्ष बाद की आयु थी, तो मतलब 9 साल का डिफरेंस आया है। जो ये 3 है ये 9 साल को डिनोट कर रहा है, और हमें क्या बतानी है? पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है।
यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूंगा 5 की, बात एक ही है। अगर मैं 2 की निकालूंगा तो 2 की क्या आ जाएगी 6, ठीक, 2 की आ गई 6। अब ये 6 वर्ष आई है, ये 6 वर्ष पहले की आई है, ठीक। अगर मैं अब की बात करूं तो 6 और इसमें जोड़ देंगे आप, यानी कि 6 प्लस 6, प्रेजेंट एज जो आ जाएगी लड़की की वो 12 आ जाएगी। तो 12 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, करो 8वां क्वेश्चन। देखो मैंने इतना लंबा आपको क्यों बताया, बिल्कुल जिससे कि हर एक कैंडिडेट के समझ में आए। अगर आप चाहते ना, देखो इसे आप इक्वेशन से भी कर सकते थे। वो कैसे, जैसे फादर की आयु मैंने मान ली एफ, ठीक है, लड़की की आयु मैंने मान ली डी, यानी फादर और डॉटर, ठीक। अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं तो एफ -6 हो जाएगी, और इसकी बात करूं तो डी -6 हो जाएगी। तो 6 वर्ष पहले, ठीक, जो फादर की आयु है वो इसकी 6 गुनी है, तो ये बन गई एक इक्वेशन। और दूसरी 3 वर्ष बाद फादर की आयु ये हो जाएगी, ठीक, और डॉटर की ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगी इसकी 3 गुनी। तो बस अब यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, इन्हें भी सोल्व करके आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तब भी हमारा आंसर 12 ही आएगा। बढ़े आगे, करो 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि वेंकट ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च किया। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। बढ़िया क्वेश्चन। देखो हमने मान लिया क्रय मूल्य यानी कि 100 था स्कूटर का, तो उसने 10% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 110 रुपए का पड़ा उसे स्कूटर। कितने का पड़ा, 110 का। अब वो क्या कह रहा है कि उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि उसे 20% का लाभ हुआ है, अगर मैं 20% निकालू यानी 110 का अगर 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10% आएगा 11, 20% आएगा 11 दूनी 22, तो 22 आया, ठीक। तो 22 का लाभ हुआ है, जो कि 22 का लाभ जो वो दिखा रहा है कि 2200 हुआ उसे एक्चुअल में, तो ये 22 की वैल्यू है 2200। यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। तो आप देख सकते हैं मरम्मत पर उसने 10 खर्च करे, ठीक। तो 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब 1000 आ जाएगा। तो 1000 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। बढ़िया आगे, बढ़िया था वैसे वे, अगर आप इसे समझो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। करो 9वां क्वेश्चन। देखो समझ में आ रहा है नहीं ये भी बताना है आपको। अगर ही समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बस रिपीट कर लिया करो। इसमें कह रहा है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु दी है 7:3, ठीक। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी और 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी। देखो उनकी आयु का रेशो ये दिया 7:3। अब इसने क्या बोला, 5 वर्ष बाद, ये शांति है ये कीर्ति है, ठीक। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब यानी कि 5 वर्ष बाद होगी, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज जो होगी कीर्ति को 35 होनी चाहिए, तभी तो 5 वर्ष बाद उसकी 40 होगी। तो इसका मतलब 7 रेशो है 35 होना चाहिए। 35 कब होएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, तो ये प्रेजेंट एज है इनों की, ठीक। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु बतानी है। कीर्ति की 5 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज है, तो 21 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 है ऑप्शन में, वो 26 नहीं है, ठीक है। या तो ऑप्शन ही गलत है या हमने कहीं गलती करी है। एक बार और दोबारा देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक। इसने बोला था कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7:3, ठीक है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद होगी, तो प्रेजेंट 35 होनी चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 35, 5 3 15। देखो यहाँ 15 आना चाहिए, हमने 21 कैसे लिख दिया, ठीक। 5 3 15, ठीक। तो 15 आ गई इसकी प्रेजेंट एज कीर्ति की। अब हमें क्या बतानी है, 5 वर्ष बाद की आयु बतानी है, तो 15 में क्या कर देंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आना चाहिए, तो 20 किस में दिया, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बड़े कैलकुलेशन पर बस आपको ध्यान रखना है, कहीं सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ज्यादातर मैथ में क्वेश्चन जो होते हैं सिली मिस्टेक की वजह से गलत होते हैं, और सिली मिस्टेक को कम करना भी अपने आप में कला होती है, ठीक। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितने ज्यादा आप मॉक लगाओगे,
तभी आपकी सिली मिस्टेक कम होती जाएंगी। नहीं तो अगर आप 25 के 25 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं ना मॉक में, तो आप देखते होंगे कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं बस। तो वो जब भी सुधार आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक, और दिन पर दिन इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि एक न्यून कोण है, ठीक, यानी इसमें थीटा होगा शायद, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो हर ए, इसे ज्ञात करना हमें। बढ़िया क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है। देखो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक, माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस सब का क्या है, स्क्वायर चल रहा है ये, ठीक, और बराबर में क्या दिया, 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन ए, ये दिया। तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो साइन थीटा आ जाएगा कॉमन, ऊपर बचेगा क्या, 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग लिख लेंगे, और नीचे साइन थीटा इसका भी स्क्वायर, और यहाँ क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इधर 1 माइनस कोस थीटा, इधर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा खाली, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चाहो तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यानी ये, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो नीचे क्या लिख लेंगे आप, इसे लिख लेंगे इतने को। तो नीचे क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस थीटा, ठीक, और 1 प्लस कोस थीटा, ये। और यहाँ क्या है, यहाँ ऊपर से कटेगा 1 अपॉन ए बचेगा बस। अब देखो ये 1 माइनस कोस थीटा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, नीचे क्या ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ 1 अपॉन ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगी, ये दिया है ऑप्शन में 1 प्लस कोस थीटा, ये रहा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़िया क्वेश्चन था। करो 11वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, यानी HCF 7 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, 434, यानी एलसीएम 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एक संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। बस देखो एक संख्या तो 14 दे दी थी, दूसरी संख्या में निकालनी है, ठीक, HCF दिया 7 और LCM दिया 434, तो बस इसे सोल्व कर लो। देखो 7 से अगर मैं इसे काटूंगा, 7 दूनी 14, 2 से इसे भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 217 आ जाएगी। 217 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सारे 2019 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वहां से लिए हैं मैंने सारे क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि x बराबर 2 होने पर ये, ठीक है, और ये यानी 4 ये संख्या ये समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले x की वैल्यू 2 ही पुट कर दो, यहाँ 2 करूंगा 5 और 2 7, ठीक, यहाँ 2 दूनी 4 7 11, ठीक, फिर 6 दूनी 12 9 21, ठीक, और y, ये चारों संख्या क्या समानुपात में है। अगर ये समानुपात में है तो इसका मतलब 7 अपॉन 11 बराबर किसका होगा, 21 अपॉन y के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 7 या 21, 11 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, y आ जाएगा इधर, यानी 11 3 33, तो y की वैल्यू जो आएगी 33 आएगी। तो 33 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और साथ के साथ आपको भी करते रहना है, ठीक है। और लास्ट में बताना भी है कि 25 में से आपका स्कोर क्या रहा। देखो इसमें कह रहा है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 इज इक्वल टू है 16 की पावर 11। तो x का मान निकालना, बढ़िया क्वेश्चन। यानी 2 की पावर x है, ठीक, मल्टीप्लाई 4 की पावर देखो 12 है, तो 4 की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार, और फिर इसकी पावर कितनी है 12, तो कह सकते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगी 12 दूनी 24, तो 2 की पावर हो जाएगी 24। तो 4 की पावर को 12 को हमने लिख लिया 2 की पावर 24 ये। अब 8 की पावर 3, देखो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक, और इस सब की पावर क्या 8, तो यहाँ से 8 की 24, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 24, ठीक। सॉरी यहाँ 12 नहीं है ना, 2 की पावर यहाँ 3 है, ठीक, यहाँ 3 है तो 3 3 9, तो 2 की पावर 9 आएगी, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 9। अब 16 की पावर 11, देखो 16 जो है उसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 11, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 11 चौक 44, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम 2 की पावर 44। इसे कर देते हैं हम रफ, ये समझाने के लिए मैंने सब चीजें बताई हैं। अब देखो यहाँ 2 2 सब में, ठीक, तो 2 की पावर हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी पूरे की ऐड हो जाएंगी, यानी x प्लस 24 प्लस 9, ठीक, यानी 24 और 9 कितने होते हैं 33, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 33 2 की पावर, और यहाँ 2 की पावर कितनी है 44, ठीक। तो यहाँ से ये पावर ये जो दोनों की मतलब दो यहाँ सेम आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब पावर जो है सेम होनी चाहिए, तो कह सकते हैं जो x प्लस 33 है वो बराबर होना चाहिए 44 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 44 में से 33 जाएगा 11, तो 11 है ऑप्शन में, देखो ये रहा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़िया गए, बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं है बस कैलकुलेटिव एंड कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं। करो 14वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण है ये, इसके मूलों का योग बताना है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो मूलों का योग होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी मूलों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, ये ठीक, माइनस बी का मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि -7, ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी 4, तो माइनस के 7/4 आना चाहिए, ठीक, माइनस के 7/4 ये रहा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 15वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, ठीक है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी होगी, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। अरुणा की जो छोटी बहन है उसकी आयु उससे 8 वर्ष कम है, और उसकी बहन की आयु हमें दे दी 18, अरुणा की आयु बतानी है, तो इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूंगा इससे 8 वर्ष ज्यादा ही तो अरुणा की आयु, तो 18 8 26, 26 है ऑप्शन में ये रहा, ठीक। इससे तो सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। करो 16वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है एक्स और वाई किसी काम को क्रम से 9 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है तो दोनों को समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब अल्टरनेट डे पर ये काम कर रहे हैं, पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा, इस प्रकार एक बार खुद करो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें यानी जो एक्स है हमारा वो कर रहा है 8 दिनों में काम, और जो वाई है वो कर रहा है 12 दिनों में काम, ठीक। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले हम, टोटल वर्क कैसे आता है इनका एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 24 आ गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ से फिर निकालेंगे हम क्या एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे आती है जो टोटल वर्क है और जितने इनके दिनों में काम कर रहे हैं उसे डिवाइड करेंगे, 24/8 यानी कि 3 आ जाएगा, तो ये एक्स की एफिशिएंसी आ गई 3, वाई की कितनी आएगी 12 दूनी 24, तो वाई की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट डे पर ये काम कर रहे हैं और एक्स से शुरुआत हो रही है,
यानी पहले दिन करेगा एक्स काम, एक्स करता है 3 एक दिन में काम, ठीक, पहले दिन का काम। दूसरे दिन करेगा वाई यानी 2, ठीक। तो इसका मतलब 2 दिन का जो काम है 3 और 2 5, तो 5 काम 2 दिन में होता है, ठीक। कह सकते हैं जो 2 दिन में जो काम है वो कितना होता है 5, और हमें काम करना 24, ठीक है। तो इसका मतलब 5 चौक 20, तो हमें अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में जो हमारा काम होगा 4 पंजे 20 हो जाएगा। 8 दिन में काम तो हो गया हमारा 20, ठीक। अभी 4 काम और बचा है, तो 4 काम और बचा है, तो एक्स से शुरुआत होगी, 3 काम तो ये कर देगा एक्स, यानी कि हमारे 8 दिन तो हो ही चुके, फिर 3 काम किसने कर दिया एक्स ने अगले दिन, तो हमारे 9 दिन हो गए, ठीक। अब भी कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, एक काम और बचा, अब करेगा वाई, ठीक। यानी एक काम और बचा है और वाई की एफिशिएंसी है 2, तो यानी कि कह सकते हैं 9 सही 1/2, इतने दिन में काम होएगा हमारा, 9.5 दिन में। तो 9 सही 1/2 ये रहा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो समझ गए आपके अल्टरनेट डे वाला जो क्वेश्चन होता है उसे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा ही दिया। करो 17वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह और 2 घंटे की यात्रा करता है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत आयु 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में दी गई दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है यानी कि औसत चाल, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक। यानी कि टोटल जो दूरी है और जो टोटल हमारा समय है, टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इससे हम करेंगे। देखो जो एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है उसने, ये रहा 30, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ठीक। 80 किलोमीटर एक तो ये होगी, और दूसरी 2 घंटे की यात्रा और करी, वो हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालनी है, वो हमने मान ली डी, ठीक है। और जो टोटल टाइम है, देखो 80 किलोमीटर 3 घंटे में पूरी कर रहा था वो, तो 3 प्लस, और जो ये बाकी की 2 है, इन्हें 2 घंटे की यात्रा और करी थी, जो कि हमें पता नहीं डिस्टेंस कितनी है, जो कि हमने डी माना है, तो 2 घंटे ये और है, तो टोटल टाइम ये आ गया हमारा। बस अब इसे सोल्व करेंगे, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से देखो 3 और 2 5 हो जाएगा, नीचे 5 आएगा, इधर 5 या 15, तो इधर क्या हो जाएगा 150, इधर 80 प्लस डी, ठीक है। 80 आएगा इधर, 150 में से 80 घटाएंगे, ठीक, तो बचेगा 70, तो 70 यानी कि ये आ गई डिस्टेंस 70 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है सब कुछ, तो 70 किलोमीटर ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, और सिंपल, बड़ा ही इजी था। बढ़े, कीजिए 18वां क्वेश्चन, करो एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब 14% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो किताब का जो हमने, उसने 14% की हानि पर बेची, तो किताब की जो कीमत थी हमने 100 मान ली, उसने 14% की हानि पर बेची है, इसका मतलब उसने बेची है वो 86 रुपए में, ठीक, 86 रुपए में बेची है। अब वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में, ठीक, 100 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है, तो 6% का लाभ का मतलब यानी 106 हो जाएगा वो, ठीक। अगर 100 रुपए बढ़ाएगा तो 106 हो जाएगा, इसका मतलब देख सकते हैं 86 में उसने कितना बढ़ाया, जब 106 हुआ तो कितना बढ़ाया, यानी कि 14 6 20, तो 20 बढ़ाया है मतलब 20, और जबकि ये जो 20 है इसकी वैल्यू क्या है, ये रहा 100 रुपए, 100 रुपए तो उसने बढ़ाई थी, तो 20 की वैल्यू है 100 रुपए। हमसे क्या पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य, जो कि हमने माना था ये 100, यही पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 पंजे 100, जो 100 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 500 आ जाएगी। बस इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो 500 जो कि है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बढ़े, देखो अगर आप इस तरीके से करते हो तो कोई हार्ड नहीं लगेगा, मतलब 100 मान के करो बस। ये हमने क्रिया, ये क्या था हमारा, सीपी मान लिया ये, तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ गया 86। अब इसने क्या बोला था, इसमें 100 रुपए की वृद्धि कर दी, ठीक। 100 रुपए की वृद्धि करने पर 6% का लाभ हुआ, 6% का लाभ कह सकते हैं, यानी कि अगर 100 की कीमत है तो 106 में बिकी होगी वो, जब भी हमारा 6% का लाभ होएगा। तो एक्चुअल में देख लिया आपने कि 20 से बढ़ी है वैल्यू, 20 का मतलब 100, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे सीपी, बस यही तो करा हमने। करो 19वां क्वेश्चन।
देखो इसमें कह रहा है कि एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की गति से और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति कितनी होगी? ठीक, और औसत गति भी जो दी है वो दी है मीटर प्रति मिनट में दी है, तो कुछ भी चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे जो दिया है। ठीक, तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है देखो वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक, अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है बस। देखो टोटल डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस 100 मिनट तक उसने 20 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा की, तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कि देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ठीक टी जाएगा इधर, यानी कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यहां से मैं निकालूंगा पहली डिस्टेंस, यानी कि 100 मिनट है, सॉरी हाँ 100 मिनट है 20 मीटर प्रति मिनट, 20, तो यहां से आ जाएगी टी, यानी कि कह सकते हैं क्या आएगा, 2000 आ गया। तो पहली दूरी तो क्या आ गई हमारी, 2000, ठीक, तो एवरेज स्पीड यानी पहली डिस्टेंस कितनी आ गई, 2000। अब देखो 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट, तो यहां से दूसरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 70, यहां से डिस्टेंस 2 आ जाएगी, 7 पंजे 35, तो क्या आ जाएगी 3500 आ जाएगी, ठीक, तो 3500 ये आ गई। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारी आ गई। और टोटल टाइम, टाइम पहले 100 मिनट था, ठीक, बाद में 50 मिनट दूसरी यात्रा के लिए से, 100 मिनट प्लस 50 मिनट, तो ये होगा टोटल टाइम। बस अब इसे सोल्व कर लो, तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो 2000 में अगर मैं 35 से जोड़ूंगा तो 45 55 5500 आ जाएगी, ये 5500 आ गई। 100 में 50 जोड़ूंगा तो 150 ये आ गई। एक जीरो से एक जीरो एक खत्म हो जाएगा। 3 से भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 जीरो, 5 दिया 15, तो 110/3 मीटर पर मिनट आना चाहिए, ठीक है, जो कि दिया है हमारा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो 20वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर लंबी है। देखो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक, यानी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि √3/4 ए क्या होती है यहाँ, भुजा, ठीक, जो कि हमें दी है। ठीक, तो यहां सीधा पुट कर देंगे बस, √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या 14, ठीक, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 × 14। अब देखो √3 यह 4 है, तो एक बार इसे काटेंगे, एक बार इसे दो से काट लेंगे, तो यहाँ भी 7 बचेगा, यहाँ भी 7 बचेगा, तो कह सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा, 7 7 49, 49√3 आना चाहिए, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 49√3 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। अगर देखो चलो आपके अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रहता तब कैसे कर सकते थे आप, तब भी आप कर सकते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक, तीनों भुजा सेम है, यानी ये भी 14 है, ठीक, ये भी 14 है और ये भी 14 है, ठीक, और यहां से मैंने ये हाइट लंब डाल दिया, ठीक, ये बराबर भागों में काटेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो कह सकते हैं ये 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इतनी ये 7 है और ये भी 7 है, तो यहाँ से मैं इसे निकाल सकता हूँ हाइट, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, 14 का स्क्वायर, ठीक, -7 का स्क्वायर, ठीक, ये हाइट आ जाएगी, ये हाइट है मान लो h, ठीक, h का स्क्वायर ये आ जाएगी, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक, इसका स्क्वायर होगा 49 h स्क्वायर, अगर मैं 16 में से हो जाएगा 7, ठीक, 18 में से 4 जाएगा 14, तो 147 आ गई हाइट।
तो रूट कितनी आ जाएगी, 147 आ जाएगी। अब देखो जो एरिया होता है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, बेसिक फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का, उसका फॉर्मूला होता है एरिया का, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, बस यहां पुट कर दो 1/2, आधार क्या, देखो ये आधार है, तो 7 और 7 यानी 14, ये ठीक, और ऊंचाई अभी हमने निकाली है रूट 147। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, इसे लिखेंगे हम क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 3 नाम 27, ठीक, तो इस प्रकार लिखेंगे 49 का हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7√3, ठीक, तो यहां से हाइट क्या आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी, ये तो 7√3 ये। अब देखो 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 7 बार, यहाँ पे आएगा 7, 7 7 49, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 49√3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब अगर आपके फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी आपने बेसिक से कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ये भी बता दिया आपको साथ के साथ। बढ़िया होंगे, करो। इसमें कह रहा है कि 18.5 सेंटीमीटर, ठीक, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये एक्स पता नहीं क्या है, ठीक है, तो एक घनाभ दिया है, उसकी तीनों भुजा दे दी हमें, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना बस, और कुछ नहीं करना। तो सीधा सीधा घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कह सकते हैं यहाँ में लेंथ, ठीक, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे दी है, यानी लेंथ कह सकते हैं 18.5, 18.5 को हम 18 दूनी 36 और 1 37, 37/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक, और जो ब्रेथ है, चौड़ाई 12.5 यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2 भी लिख सकते हैं सर, ठीक, और जो हाइट है वो 10 है, ठीक। देखो जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, घनाभ का, वो होता है 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फिर चौड़ाई इंटू हाइट प्लस फिर हाइट इंटू लेंथ, ये होता है, बस इसमें पुट कर दो। देखो 2 यानी 37, ये है 37/2 मल्टीप्लाई 25/2 यानी 25/2, फिर प्लस फिर 25/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई 37/2, बस इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, 5 सब में से बाहर आ सकता है, ठीक आ सकता है, तो 5 ले लेंगे बाहर, तो 5 दूनी 10, तो बाहर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, अंदर 5 की 37 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 5 7 35 को 5 कहाँ से 3 5 6 15 2 17 175/4 आएगा, ठीक, अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16 1 17, ठीक, और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक, ये आएगा, ठीक, 3 बचेगा ना, 3 यानी 3/4 क्या होता है 0.75, तो 43.75, तो ये आ जाएगा 43.75 प्लस 5 यहाँ से बाहर आया, ठीक, 5 2 पंजे 10 है, यहाँ तो 25 ही बचेगा हमारा, ठीक, प्लस 5 यहाँ से बाहर आया, तो अगर मैं इसे काटूंगा 2 पंजे 10, यहाँ 37 ही बचेगा, 2 पंजे 10, हाँ 37 ही बचेगा। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे अगर हम,
तो लास्ट में 75 तो आएगा ही आएगा ये। ठीक, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा 30 5 से 15, देखो शायद यहाँ गलती है इसमें, ये 43.75 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 सत्ते 35, 5 से 15, 3 18, तो 185 आना चाहिए। अच्छा 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, 2 फिर 4 छिंग 24, देखो 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 25 और 4 छिंग 24, 46.25 आना चाहिए। ठीक, क्यों, देखो मुझे कैसे पता पड़ा कि ये गलती है, कि लास्ट में 75 आ रहा था, 0.75, और देखो 0.75 तो किसी में भी नहीं है ऑप्शन में। ठीक, तो इसलिए मुझे लगा कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो ये भी आप ध्यान दिया करो। तो लास्ट में क्या आएगा 46.25, तो यहाँ क्या हमारा 46.25, ये यानी 46.25, तो इसका मतलब लास्ट में हमारा आना चाहिए 25 तो आना ही चाहिए, 0.25 तो ये हो गया। अगर मैंने जोड़ूंगा देखो 7 5 12 6 18, ठीक, हासिल 1, 3 और 2 5, 4 9 और 1 10, ये आ गया। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा 108, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये आना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन डी में हमारा ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो देखो 22वां क्वेश्चन। देखो इसे फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब इन्हें जोड़ना है बस, आप पर ये आते हैं नहीं, जैसे 0.16 बार, बार इसके ऊपर है खाली 6 के ऊपर, तो इसे फ्रैक्शन में देखो कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। पहले देखेंगे हम पूरी संख्या ये, अब माइनस करेंगे जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जैसे 1 के ऊपर बार नहीं था -1, ठीक, अब अपूर्ण में इतनी बार 9 लगाएंगे, 9 जितने संख्या के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार आगा 9, ठीक है। अब इतनी बार लगाएंगे 0 जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो ये आ जाएगा 90, तो 16 में से एक जाएगा 15/90, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 15/90 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख लिया हमने 15/90 ये, प्लस अब देखो 15 में से एक जाएगा 14 और इसे भी 90, फिर माइनस 13 में से एक जाएगा 12/90, अब देखो 90 तो आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या यानी 15 प्लस 14 माइनस 12, 14 में से 12 जाएगा 2, 15 2 17, तो 17/90 आना चाहिए, 17/90 जो कि दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। देखो इसमें कह रहा है कि ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 55 दिनों में रंग सकता है, यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि कार्य ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ए जो है 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में, ठीक है, जब वो इंडिविजुअली काम करेंगे, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन ए को बी द्वारा और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन, करके देखो एक बार खुद ही से। देखो जो ए है वो कह रहा है कि 11 दिनों में करेगा, और जो बी है वो कह रहा है कि 20 दिन में करेगा, ठीक है जी, और जो सी है वो 55 दिन में, नहीं जो सी है वो करेगा 55 दिन में। अब देखो पहले टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा टोटल वर्क, तो क्या आएगा यानी 55 और 11 में से तो 55 ही आ जाएगा, ठीक, 4 यहाँ से मतलब 5 चौक 20 यानी 55 × 4 आना चाहिए, एलसीएम जो आएगा 55 × 4 यानी 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 तो 22, तो ये आएगा हमारा एलसीएम। ठीक, यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, 11 दूनी 22, इसकी एफिशिएंसी तो आ जाएगी 2, 2 नहीं 20 आएगी, सॉरी ए की आ जाएगी 20, क्योंकि 11 दूनी 22, इसकी कितनी आएगी 11, बी की आ जाएगी 11, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे 220 को 20 से तो 11 आएगा, 55 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी 4 ही आएगी, तो 55 चौका होता है 220, तो सी की आ गई एफिशिएंसी 4। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अब देखो इसने क्या बोला था, ये कह रहा है कि जो हमें काम किस प्रकार करना है, नहीं सम संख्या वाले दिन तो ए को बी की सहायता लेनी है, विषम संख्या वाले दिन सी की सहायता लेनी है, तब बताना काम कितने देर में पूरा होगा। मतलब ए तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा,
ठीक, विषम संख्या वाले दिन लेगा वो किसकी सहायता, बी की, और सम संख्या वाले दिन सी की। तो देखो पहले दिन, जो पहला दिन है वो विषम संख्या वाला दिन है, तो इसमें ए जो है वो 11 काम तो अपना करेगा ही करेगा, प्लस बी की सहायता लेगा ही, तो ये होगा पहले दिन का काम। ठीक, जो दूसरे दिन है वो सम संख्या वाला दिन है, तो 11 काम बी तो करेगा ही, उसमें लेगा सी की सहायता। देखो मैं एफिशिएंसी तो लिख नहीं रहा, यानी ए की एफिशिएंसी थी 20, ये तो करेगा ही करेगा, बी की सहायता लेगा यानी 20 + 11, तो पहले दिन में काम होगा इतना। ठीक, दूसरे दिन में बी 20 तो करेगा ही करेगा, वो लेगा इसमें सी की सहायता, क्योंकि सी दूसरा जो दिन है वो है सम संख्या वाला, तो सी कर रहा 4, ये। तो बस अब देखो यहां से ये हमारा 2 दिन का काम आ गया, तो पहले दिन का काम ये था 20 और 11 31, और दूसरे दिन का काम था 20 और 4 24, तो इसी प्रकार काम होता चलेगा आगे को। ठीक, तो कह सकते हैं जो 2 दिन में काम होएगा हमारा, अगर मैंने जोड़ दूं तो 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो 2 दिन में जो हमारा काम होएगा वो 55 होएगा, और हमें करना 220 काम। ठीक है, और 55 चौका 220 होते हैं, तो मतलब ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, तो 4 दूनी 8, तो जो 8 दिन में हमारा काम होएगा 4 पंजे 20, ठीक, और 4 पंजे 20 2 22, ये 220 ही आ गया, तो 8 दिन में 220 काम हो जाएगा हमारा, यही तो बताना हमें। तो 8 दिन इसमें कहाँ दिया है, ये रहा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं ये बताना। करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 24वां। देखो इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में जो एंगल एबीसी है वो बराबर है एंगल एबीडी के, यानी एबीसी यानी ये जो एंगल ए बी सी, यानी ये जो है ये बराबर है किसके, एंगल ए बी डी के, ए बी डी यानी ए बी डी, यानी इसके बराबर है ये दोनों हो गए बराबर। बी सी बराबर बी डी, बी सी यानी बी सी ये हो गया और बी डी ये हो गया। ठीक है, ये ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, अगर आपको चमक नहीं रहा तो। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक, बी सी बराबर है बी डी के। अब क्या पूछा उसने, यानी जो त्रिभुज सी ए बी है, त्रिभुज सी ए बी, तो सी ए बी कौन सा, देखो सी ए बी ये है सी ए बी, ये सी ए बी बराबर किसके होगा ये बताना। तो सी ए बी, तो सी ए बी जो बराबर होगा वो होगा हमारा डी ए बी के, ये डी ए बी के बराबर होगा, ये तो समरूप त्रिभुज है। तो डी ए बी किस में है, ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ये है लास्ट क्वेश्चन, करो एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि संलग्न आकृति में रेखा एल एम एन, सॉरी एल एम, ठीक है, समांतर है ये दोनों रेखा, तो 2x + y का मान बताना। देखो सिंपल सा ही है ये भी, तो हमें बताना 2x + y का मान। देखो y यहाँ है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा हमारा, सिंपल सी बात है, ये भी कितना होगा 60 होगा, और जब ये 60 होगा तो पूरा जो एंगल है वो 180 होना चाहिए। तो 180 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो यही बचेगा, तो जो y की जो मान है वो क्या आएगा, y का जो मान है वो आएगा 180 - 60, तो कह सकते हैं क्या आ जाएगा y का मान, 180 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो 120 आ जाएगा, तो y तो आ गया 120। अब देखो x, अब आपको पता ही होना चाहिए ये चीज क्या, कि इस प्रकार ये जो दो एंगल होते हैं, ठीक, अगर ये समांतर रेखा हमारी इस प्रकार है तो ये जो ये एंगल जो होंगे दो, ये इनका योग 180 होगा। ठीक, तो मतलब कह सकते हैं यानी x + 105 इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहां से x का मान क्या आएगा हमारा, 180 में से जब 105 घटाऊंगा तो 75 आ जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई 75। अब देखो क्या पूछा है हमसे, 2x + y का मान बताना, तो 2x + y, 2x कितना 75, ठीक, अब प्लस y कितना आया हमारा 120, ये तो 75 दूनी 150 प्लस 120, 150 और 120 यानी 12 और 15 27, तो 270 आना चाहिए, तो 270 है ऑप्शन में।
270 ये रहा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, यानी 25 के 25। ठीक है, अब बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आना। देखो अब एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो आप चुपचाप तैयारी में लग जाओ, और हमारे इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आगे भी आएंगे। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।